जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एच के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 के बारे में। आज के प्रैक्टिस सेट में हमने लिया है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट, जिसमें से कंटेंट प्लस पेडागोजी होगी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये आपका 6 है। कौन सा? प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। ठीक है, हमारा टारगेट है आपको मेन एग्जाम में 30 में से 30 अंक आपको CDP में दिलाना। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, हमारे सभी प्रैक्टिस सेशन में आप भाग लीजिए और प्रत्येक प्रश्न का आंसर, यानी कि जैसे पहले का ABCD जो भी हो तो उसको लिखिए। अंतिम आप 30 तक जाइए इसमें, और लास्ट में आपने 30 में से कितने सही अंक यानी कितने सही उत्तर दिए वो लिखिए। और वीडियो के बारे में व्यक्तिगत राय जरूर लिखा करिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। आपको वीडियो पसंद आ रही है, नहीं आ रही, क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, वो चीज़ें आप बताया करिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। साथ ही दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि CDP के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस सेशन लगातार चैनल पर जारी है, मैराथन वीडियोस दी जा रही हैं। तो NCERT के निचोड़ हो, यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक प्राइमरी लेवल पर या सेकेंडरी लेवल पर आपका SST हो, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग आपका NCERT नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट और जो पढ़ाई हुई जो है वीडियोज़ हैं थ्योरी की, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बस आज शुरू करते हैं ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आज ज़्यादा जो है उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा जल्दी में आज हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, विकास की वह अवस्था जिसे तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है, तो कौन सी किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, या फिर आपका ऑप्शन दे रहा है प्रौढ़ावस्था को। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप नीचे कमेंट करें। जैसे मतलब फर्स्ट का ABCD जो भी आपको विकल्प लग रहा हो, उसके सामने ABCD जो भी हो वो आप लिखें। ए के सामने जैसे बस फर्स्ट का A है तो फर्स्ट का A डालें और जल्दी से टाइप करें कमेंट। ठीक है, तो यहाँ सबसे मतलब सटीक जवाब कौन जाएगा? आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था, विरोधाभास की अवस्था और जो है तनाव की अवस्था आदि नामों से जाना जाता है। स्टेनले हॉल ने इसे कहा है। ठीक, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था, विरोध की अवस्था या तूफान की अवस्था, तनाव की अवस्था, ये सभी नाम किसने दिए? स्टेनले हॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन प्याजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में पूर्व समस्याओं पर तार्किक रूप से चिंतन करना शुरू कर देता है? तो किस में करता है? संवेदी कामक में, पूर्व संक्रात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रात्मक या फिर अनौपचारिक अवस्था? तो देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें से इन्होंने विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा हुआ है। ठीक है, विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहला है आपका संवेदी कामक, जन्म से 2 वर्ष चलता है। ठीक है, इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में होता है, छिपी हुई वस्तुओं को खोजना इसी में होता है। ठीक है, दूसरा आपका पूर्व संक्रात्मक है, ये चलती है आपकी 2 से 7 वर्ष। ठीक है, तीसरी आपकी मूर्त संक्रात्मक 7 से 11 वर्ष, और चौथी आपका 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है? तार्किक रूप से सोचना। ठीक है, तो इसका सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? तो सही जवाब जाएगा आपका मूर्त संक्रात्मक अवस्था। ठीक है, क्या जाएगा? मूर्त, सॉरी, यहाँ पे जाएगा औपचारिक, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है? तार्किक रूप से सोचना ना। तो बच्चा कब सोचता है? 11 वर्ष से ऊपर का बच्चा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तार्किक रूप से जब सोचना बच्चा शुरू कर देता है, तो यानी कि वहाँ पर कक्षा 9-10 में होता है, यानी कि 11 वर्ष से ऊपर लगभग 15 वर्ष की आयु में अनौपचारिक संक्रात्मक अवस्था ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में मचान यानी इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ है? तो हमने आपको कई बार बताया है इसके फोल्डिंग क्या होती है। आप इंग्लिश नाम याद रखिए, इसमें चाहे पाण दे, मचान दे, ढांचा दे और अन्य कई सारे नाम देता है, तो आप इसके फोल्डिंग को ही याद रखिएगा। तो क्या रटने के लिए कहे ना? तो नहीं, वयस्क द्वारा दी गई जो है अस्थायी सहायता होती है, यानी बच्चे को जो शुरुआत में किसी चीज़ को सिखाने में जो सहायता देते हैं अस्थायी रूप से, यानी कि कुछ समय के लिए, वो अस्थायी सहारा ही जो है इसके फोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या जो है, अच्छा यहाँ पे देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें से इन्होंने 3 चरण बताए हैं, चरण 3 बताए हैं, और स्तर कितने बताए हैं? स्तर आपके 6 बताए गए, यानी कि प्रत्येक स्तर में 2 चरण, सॉरी, प्रत्येक चरण में 2 स्तर दिए गए हैं। तो चरण का मतलब 3, स्तर का मतलब 6। तो क्या नैतिक यथार्थवाद है, नैतिक दुविधा है, नैतिक सहयोग है, या फिर नैतिक तर्कणा है? ठीक है, सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन क्या होता है?
सही जवाब जाएगा यहाँ पर नैतिक तर्कणा है। सही और गलत के बीच में जब आप एक को चुनना चाहेंगे तो हो जाएगी नैतिक तर्कणा। किसे चुनना है तो नैतिक दुविधा है, जब एक चुनने लगेंगे तो नैतिक तर्कणा हो जाएगी, ठीक हो। नेक्स्ट है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए जब भी समावेशी शिक्षा के बारे में आए तो विभिन्न प्रकार के बच्चे, जैसे आपके रचनात्मक बालक हों, क्रियाशील बालक हों, पिछड़े बालक हों, समय और जो आपका दिव्यांग बालक हों, सामान्य प्रतिभाशाली, कुछ भी कोई भी बच्चा हो, एक ही छत के नीचे, ठीक है, एक ही छत के नीचे एक ही क्लासरूम में बैठकर एक ही साथ पढ़ना, शिक्षा ग्रहण करना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। अब इसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ पूछा गया है। तो क्या यह विश्वास करना कि प्रत्येक बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार सीखने की क्षमता है, या फिर अक्षम बच्चों के प्रति दया दिखानी चाहिए, या फिर मंदबुद्धि पिछड़े बालक लेवल करना चाहिए, फिर केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए आपका जो होता है ऑप्शन सी गलत हो गया, केवल वाला गलत हो जाएगा। मंदबुद्धि या पिछड़ा लेवल नहीं करना है आपको, ठीक है। अक्षम व्यक्तियों पर, किसी भी बच्चे पर आपको दया नहीं दिखानी है, ठीक है, कि हाँ बच्चा बस इसको जैसे तैसे पास कर दो। आपको ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार सीखने की क्षमता प्रत्येक बच्चे में होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है और उसके जो बच्चा जिस तरह से सीखना चाह रहा है, जिस परिवेश में सीख पा रहा है वो उसको उस तरह से सिखाइए। उन टेलमों का प्रयोग करिए, जैसे दृष्टिबाधित बालक हैं तो उनको क्या करिए, दृष्टिबाधित में आप स्पर्श करने वाली टीएलएम को इस्तेमाल करिए। सुनने वाले ऑडियोग्राफी का इस्तेमाल करिए। जो देख नहीं पा रहे हैं उनके लिए, जो सुन नहीं पा रहे हैं उनको दृश्य श्रव्य सामग्रियों का मतलब देखने वाली चीज़ टीएलएम का प्रयोग करिए। जो सामान्य बालक हैं उनको दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करिए। यानी बच्चे को आपको सिखाना है कैसे भी करके, किसी भी विधि के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बुद्धि एक निश्चित योग्यता जो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, या फिर बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों द्वारा स्पष्टीकरण के रूप से मापा जा सकता है, या फिर बुद्धि जो है बहुआयामी होती है, या फिर बहुआयामी इनमें कोई योग्यताएं, इसमें कई योग्यताएं शामिल होती है, फिर यह केवल अभिसारी चिंतन के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा, सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल होती है बुद्धि, जो होती है आपकी बहुआयामी होती है, इसमें कई सारी योग्यताएं शामिल हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपसे एक ऑप्शन मिले कि बुद्धि बहुआयामी होता है या विकास बहुआयामी होता है, तो बिल्कुल बुद्धि और विकास दोनों क्या होते हैं, डायमेंशनल होते हैं, यानी कि बहुआयामी होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विचार से पहले आती है, यह मत किसका है। तो हमने स्पष्ट रूप से इस बात को कई बार बताया है। तो क्या जीन पियाजे का है, लेवाइगोस्की का, बीएफ स्किनर का, या फिर नॉन चॉम्स्की का, ठीक है। तो किसका है ये, यह है लेवाइगोस्की का कथन है, ठीक है। जब भाषा पहले आ जाए और विचार दूसरा हो, दूसरे नंबर पर आए, तो वाइगोस्की। अगर विचार पहले आए भाषा बाद में आए तो फिर जीन पियाजे, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या कहा है, वाइगोस्की जी ने क्या कहा है, पहले बच्चे में भाषा आती है उसके बाद विचार करता है। लेकिन वहीं ये जीन पियाजे ने क्या कहा था, बच्चे में पहले विचार आएगी फिर भाषा आएगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और नॉन चॉम्स्की ने क्या कहा है, तो नॉन चॉम्स्की ने कहा है कि हर बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यानी कि एलईडी नामक यंत्र जो होता है बच्चे में जन्मजात होता है, ठीक है। ये नॉन चॉम्स्की का कथन है। नेक्स्ट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इतने प्रैक्टिस सेट हम आपको दे चुके हैं, आप उसमें से समझ चुके होंगे क्या होता है। छात्रों की तुलना करना, ग्रेड देना नहीं होता है, कि शैक्षिक विषयों में परीक्षण करना नहीं होता है। सीखने और किस प्रकार से, और जो सीखना है सीखने को किस प्रकार से अवलोकित किया जाए, ये रिकॉर्ड करना और सुधारा जाए, इस पर ध्यान देना ही आपका मेन मकसद या मेन उद्देश्य होता है आकलन करने का, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। तो अभी हमने आपको बताया कैसा होना चाहिए, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है, ठीक है। यानी कि सीसीई शैक्षिक गैर शैक्षिक दोनों होना चाहिए। यहाँ पर रटने की क्षमता का परीक्षण देना, पूरी तुलना करना, फेल पास करना नहीं, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में मदद करना ही आकलन का उद्देश्य होता है। जो कमियाँ हो रही हैं उनको सुधारना और समस्याओं को ख़त्म करके अच्छे से सिखाना। अब यहाँ पर पूछा है आपका डिस्ग्राफिया क्या होता है। तो डिस्ग्राफिया किससे से संबंधित होता है, पढ़ने की अक्षमता है, या गणना करने का विकार है, लेखन संबंधी विकार है, फिर ध्यान अभाव विकार है, ठीक है।
तो बात आई है किसकी, डिस्ग्राफिया की। डिस्ग्राफिया यानी कि लिखना, ग्राफ का मतलब क्या होता है, हाथ से बनाते हैं, वही होता है आपका लेखन। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर कह रहा है पढ़ने की अक्षमता, तो डिस्ग्राफिया हो, सॉरी डिस्ग्राफिया होती है आपका गणना संबंधी होगा डिस्कैलकुलिया। तो जब आपको पढ़ने की क्षमता ये पढ़ने से होगी, डिस्लेक्सिया होगी, डिस्ग्राफिया लिखने से होगी, डिस्कैलकुलिया गणना से होगी, और ध्यान अभाव एडीएचडी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास के समीप दुर्भिमुख यानी कि प्रॉक्सिडबल सिद्धांत किस दिशा से होता है, यानी बच्चे का जो विकास होता है उसकी दिशा क्या होती है। तो हमने कई बार आपको बता रखा है ये कैसी होती है, सिर से पैर की ओर हमेशा होती है। याद रखिए कि बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, इसको एकदम समझ लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी करिए बस रट लीजिए। ठीक है। बच्चे का विकास कैसा होगा, बच्चे का विकास हमेशा कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका थोड़ा सा गलत हो रहा है। समीप दुर्विमुख कहा है ना सिद्धांत के अनुसार, तो जब किसी सिद्धांत के अनुसार कहा तो उसके अनुसार चलना होगा। तो ये केंद्र से बाहर की ओर चलेगा, क्या होगा, ये केंद्र से बाहर की ओर चलेगा। ठीक है। बच्चे के विकास को समीप ध्रुवमुख सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास कैसा होता है, तो केंद्र से बाहर की ओर होता है। अगर ऐसे पूछे कि बच्चे का विकास कैसा होता है तो सिर से पैर की ओर, तब आप बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन बी, क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी सही था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का गौड़ यानी द्वितीय वाहक होता है। तो अगर दूसरा पूछा तो कौन सा होगा दूसरा द्वितीय वाहक, तो क्या परिवार पास पड़ोस होगा, विद्यालय मीडिया होगा, परिवार से रिश्तेदार होंगे, फिर केवल परिवार होगा। तो केवल परिवार क्या हो जाएगा, केवल परिवार होता है गौड़। ठीक है। तो केवल वैसे भी निगेटिव गलत हो जाएगा। द्वितीय पूछा है तो द्वितीय में आपका क्या जाएगा, द्वितीय में जाएगा आपका ऑप्शन बी, कौन सा, ऑप्शन बी, यानी कि विद्यालय और मीडिया आपका गौड़ में जाता है, गौड़ या द्वितीयक में। आपका प्राइमरी में आपका परिवार प्राइमरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर के अनुसार जो लोग दूसरे की भावनाओं व्यवहार आदि को समझते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं, अंतर वैयक्तिक कहलाते हैं। जो है आपका अंतर वैयक्तिक। ठीक है। अंतर वैयक्तिक यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला है 5 साल की बच्ची यह नहीं समझ पाती कि जब पानी को एक चौड़े गिलास से लंबे गिलास पतले गिलास में डाला जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के कि वह मतलब किसके अनुसार किस कमी के कारण हो रहा है, क्या जीवात पलटावी गुण का अभाव, संरक्षण की कमी, या फिर वस्तु स्थायित्व, या फिर प्रत्यात्मक विचार। तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब जाएगा आपका, अब जो पलटावी है, पलटावी गुण का अभाव है, और संरक्षण की कमी यानी कि कोई चौड़ा गिलास से पानी जो है ये डाला जाता है किसी लंबे गिलास में। ठीक है। तो वो समझ नहीं पा रहे कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, तो पलटावी गुण का अभी अभाव है बच्चे में, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिभाशील में बच्चों को किस रूप से देखा जाता है। तो प्रतिभाशील यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को किस तरह से, खाली स्लेट के, या फिर निष्क्रिय अनुकरण करता है, या फिर सक्रिय अन्वेषक, या फिर छोटे वयस्क। तो किस रूप में आप देखेंगे, सही जवाब यहाँ पे जाएगा निष्क्रिय अन्वेषक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेवाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है। तो क्या एक व्यक्तिगत अधिगम है, निष्क्रिय अधिगम है, सामाजिक गतिविधि, या फिर अनुबंधन गतिविधि है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, इनका कौन सा सिद्धांत, तो सामाजिक संस्कृत का सिद्धांत है ना, तो सामाजिक गतिविधि हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका रटा रटाया आंसर आता है कि अलग इसमें करना नहीं, लड़कों को रोने से डांटना नहीं, लड़कियों को गुड़िया खेलने के लिए कहना नहीं है, तो जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना है। ठीक है। और उस पर चर्चा करनी है, यानी कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल देना है जो अमूमन जो चीज़ें होती हैं उससे उल्टा हो, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता जहाँ पर न दर्शाई जाए, यानी कि जो पुरुष को जो है किसी घर के काम के बारे में दिखाइए, उदाहरण दीजिए, और महिला को किसी बाहर के काम की कमाई करने के लिए, अन्य काम धंधे करने के लिए उसका उदाहरण दीजिए कि डॉक्टर है, इंजीनियर है महिला, ऐसा कुछ। ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आरटीई यानी कि आरटी अधिकार जो जो शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 है, इसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? क्या 1:30 का, 1:25, 1:35 या फिर 1:40? तो देखिए यहाँ पर सही जवाब जाएगा 1:30, यानी कि अगर 200 से कम बच्चे हैं तो 30 बच्चों पर एक टीचर होगा, ठीक है। अगर ये संख्या 200 से अधिक हो जाती है, अगर 200 से अधिक के मात्रा में देगा तो लिख कर देगा, तो वहाँ पर आपका ये वाला आपका करेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही पूछा है तो आपका ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। अच्छा, आरटीए 2009 ये पारित कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को ये पारित हुआ था, 2010 को, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। क्यों? क्योंकि उस समय वहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा उसको प्राप्त था। लेकिन अभी जो है 2019 के बाद संपूर्ण भारत में आरटीई 2009 लागू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग या इमोशन है? तो जो विलियम मैकडूगल ने कितने 14 संवेग बताए हैं, ठीक है। संवेग का मतलब होता है जो मतलब जो हाव भाव हों हमारे, ठीक है, वो होते हैं संवेग, ठीक है। तो इसमें स्मृति या डर या उत्तेजना नहीं होती, सॉरी डर होता है आपका, ध्यान उत्तेजना नहीं होती। तो इसमें डर एक प्रकार का संवेग है, ठीक है। डर हो गया, खुशी हो गई, आनंद हो गया, ये सभी जो होते हैं, जो फिर दुख हो गया, ये सभी हमारे संवेग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किसके लिए अनुकूलित होता है? तो आउट ऑफ द बॉक्स हमेशा देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन जो खुले अंत वाले प्रश्न हो, जिनके एक से अधिक उत्तर हों, ठीक है, वो होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां, एरर क्या होती हैं, ठीक है। तो देखिए एरर को कभी आप निगेटिव वे में न ले जाइएगा। जो है सीखने का एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा होती हैं त्रुटियां। अगर बच्चा सीखेगा तो शुरुआत में गलतियां करना स्वाभाविक होता है, तो अधिगम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, ठीक है, गलतियां। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? तो क्या बच्चों को अनुकरण करने के लिए कहना, या फिर बच्चों के अनुभव और आवाज़ को प्रमुखता देना, ब्लैक बोर्ड स्तर को नकल करना, या फिर बच्चों को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ना? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि बच्चों के अनुभव और आवाज़ को प्रमुखता देना ही जो है अर्थ होता है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर देखते हैं बच्चों के जो भी भाषा में, टूटी फूटी मातृभाषा में अपने जो भी अनुभव लेकर आएँ, तो उनको सराहना ही हमारा कर्तव्य होता है एक शिक्षक के तौर पर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो कौन सा इसमें से जो है सकारात्मक अनुभव देगा? तो सही जवाब इसमें से क्या आ जाएगा? सही जवाब जाएगा यहाँ पर अर्थपूर्ण संबंध, ठीक है, अर्थपूर्ण संबंध, यानी कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। असफलता का डर नहीं होना चाहिए, साथियों से प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए, माता पिता का दबाव नहीं होना चाहिए, अर्थपूर्ण संबंध होना चाहिए। हमने आपको सीधा बताया था, जब किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको ना आए या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए, तो आप क्या करेंगे, एनिमेशन मेथड का आप हमेशा इस्तेमाल करिए। जो निगेटिव टैग वर्ड्स हैं उनके अनुसार विकल्प को काटना सीखिए। तो असफलता क्या होती है, बच्चा कभी असफल नहीं होता है, तो असफलता कट गया यहाँ पर। प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए, हमने आपको बताया, तो प्रतियोगिता काट दो यहाँ पर। और दबाव, डर, माहौल ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये कट गया। सीधा आंसर आपको ऑटोमेटिक निकल कर आएगा, अर्थपूर्ण संबंध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, छात्रों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूहों को वर्गीकृत करने में मदद करना। तो हमने कभी नहीं बताया आपको, किसी भी टीचर ने आपको नहीं बताया होगा अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण करने में मदद करेगी। या फिर वे शिक्षक को डांटने का एक तरीका प्रदान करते हैं। तो नहीं, बच्चे को डांटना नहीं होता, एनसीएफ 2005 इसके सख्त खिलाफ है। अगला है, यह बच्चे के चिंतन के दृष्टिकोण प्रदान करती है, समाधान पहचानने में मदद करती है। तो हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ये आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेरणा और अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए कह रहा है, अधिगम केवल तभी प्रभावी होगा जब बाहरी पुरस्कारों से जो है प्रेरित हो। तो क्या ऐसा होता है कि पुरस्कार से अधिगम मतलब मोटिवेशन आएगा? तो केवल अधिगम, केवल आ गया, निगेटिव हो गया। अधिगम में प्रेरणा का कोई भूमिका नहीं होती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधिगम में प्रेरणा के बहुत बड़ा महत्व है, चाहे आंतरिक हो या फिर बाह्य हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होगा जब छात्रों की आंतरिक प्रेरणा हो, सीखने की क्षमता मतलब अंतर से अंतर्निहित हो। तो बिल्कुल अधिगम
तभी प्रभाव, ये विकल्पों के आधार पर यही ऑप्शन सही जा रहा है, अधिगम तभी प्रभावित होगा जब बच्चा खुद से, बच्चे की खुद की अंतरात्मा, खुद की आंतरिक प्रेरणा हो कि हम सीखेंगे, तो ये ज़्यादा सटीक होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर ज़्यादा महत्व दे रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक खेल में संलग्न होना शुरू करते हैं? तो प्रतीकात्मक खेल कहाँ से शुरू होना, जैसे सिंबल प्लेइंग कब करते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक? तो इसमें सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बच्ची पहेली यानी पजल के टुकड़ों को जोड़ते समय खुद से बातचीत करती है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार ये क्या है? अहम केंद्रित वार्ता है, व्यक्तिगत वार्ता है, भ्रामक वार्ता है या फिर समस्यात्मक वार्ता है? तो देखिए, इन्होंने, जीन पियाजे ने, सॉरी ये वाइगोत्स्की ने कई सारी शब्दावलियाँ दी, जैसे एस्केप फोल्डिंग हो गया, एमकेओ हो गया, और आपका जेडपीडी हो गया, और आपका वो व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट स्पीच हो गया। तो ये सब किसके हैं? ये वाइगोत्स्की का है। कोई बच्चा कुछ काम करते समय, खेलते समय जो खुद से बातचीत करता है, तो प्राइवेट, ये व्यक्तिगत वार्ता होती है। उससे क्या होता है, वो अपने काम को दिशा देने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। कौन सा? 28 को 28 कहता है कि सृजनात्मकता की मुख्य पहचान क्या है? तो सृजनात्मकता की मुख्य पहचान क्या होती है? क्या कम परिज्ञान विबोधता या फिर नवीन विचार और मौलिकता, या फिर आपका कह रहा है कि अभिसारी सोच या अति सक्रियता? तो अति सक्रियता नहीं होगी, अभिसारी नहीं होगी, नवीन विचार की मौलिकता होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सटीक हो जाएगा। अगर ये ना होता तो अपसारी चिंतन होता कहीं पर, अब सारी चिंतन, तो ये आपका सही हो जाता अगर ये ना होता तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विकास निम्न में से किसके कारण होता है? तो विकास किसके कारण उनमें से होगा? क्या केवल अनुवांशिकी के द्वारा होगा? तो केवल अनुवांशिकी के द्वारा नहीं होगा, केवल भौतिक वातावरण के बीच नहीं होगा, केवल सामाजिक संस्कृति के द्वारा नहीं होगा, सामाजिक और वातावरण के बीच जटिल अंतःक्रिया के द्वारा होता है। जो विकास होता है ये समाज और वातावरण के गुणनफल के कारण होता है, यानी अंतःक्रिया के द्वारा होता है। अगर आपसे पूछो गुणात्मक होता है, योगात्मक होते हैं अनुवांशिक और वातावरण, तो हमेशा क्या बताएंगे आप? गुणात्मक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म गामक कौशल कौन है? ठीक है, सूक्ष्म गामक कौशल कौन है? तो क्या चढ़ना हो गया, फुदकना हो गया, या पढ़ना हो गया, या फिर यहाँ पे ऑप्शन 3 या सी कह दीजिए पढ़ना। कौन सा? पढ़ना। ऑप्शन डी है लिखना। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? लिखना। तो फाइन मोटर स्किल यानी कि सूक्ष्म गामक कौशल कौन हो जाएगा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, लिखना। ठीक है, तो ये थे आज के 30 सीडीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कई ये पीवाईक्यू क्वेश्चन थे। आपने कितने सही विकल्प दिए वो बताएं, और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी आप नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।